हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयशा। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर के ऊपर हमारी दूसरी वीडियो है। टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्सेज। लैंड जो है एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। जितने भी हमने नेचुरल रिसोर्सेज अभी तक पढ़े हैं उनके कंपैरिजन में देखा जाए लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। अगर लैंड नहीं होता जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जो लैंड है उस पे क्या है, नेचुरल वेजिटेशंस भी होता है, वाइल्ड लाइफ भी उन्हीं पर जीते हैं, ठीक है। ह्यूमन भी इसी पर सर्वाइव करते हैं लैंड पर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इसी लैंड पर होता है। तो विदाउट लैंड हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो इंडिया के जो लैंड है वो काफ़ी सारे हमें फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। ये सभी हमें इस लैंड पर देखने के लिए मिलते हैं इंडिया में। अब देखा जाए 43% जो है हमारे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का जो लैंड है उसमें वो प्लेन है, ठीक है। 43% कितना है, प्लेन है। प्लेन क्या है, जो कि यहाँ पर कुछ भी एग्रीकल्चर जो होता है वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो की जाती हैं। 30% जो है माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें भी हमारे रिवर्स आती हैं। और 27% जो है हमारी कंट्री का एरिया वो प्लेट्यू रीजन होता है, ठीक है। तो 43% प्लेन है, 33% माउंटेन्स है और 27% हमारा प्लेट्यू रीजन। लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड जो है रिसोर्सेज वो किन किन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। पहला है फॉरेस्ट, ठीक है, ऐसा लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि कल्टीवेशन की एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें दो तरीके के लैंड होते हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन वेस्ट लैंड क्या होता है, जो खंजर होता है, ठीक है, जहाँ पे बैरन मतलब इनफर्टाइल होता है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, और वेस्ट लैंड होता है। और दूसरा है हमारा लैंड यूज़ फॉर बिल्डिंग रोड्स फैक्ट्रीज, मतलब कि जहाँ पे बिल्डिंग रोड्स फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं उनके लिए यूज़ होता है ये लैंड। तीसरा है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब कि जहाँ पर अनकल्टिवेटेड लैंड जहाँ पे हम एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं कर पाते, इसमें जो है फैलो लैंड नहीं आता है। पहला क्या होता है, ये लैंड जो होता है वो एनिमल्स होते हैं उनके लिए घास चराने के लिए लैंड होता है, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं इसको। दूसरा, इसमें जो है मिसलेनियस ट्रीज़ होते हैं, मतलब कि जो कुछ भी ट्रीज़ होते हैं, घास होती हैं वो उग जाती हैं, ठीक है। तीसरा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर 5 साल तक यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं की गई है, उसके बाद जो है इसमें यहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। 5 साल के बाद अगर वहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है तो इसी के जो है उसके बाद वो कल्चरल वेस्टलैंड बन जाता है। फोर्थ है हमारा फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स भी दो तरीके के होते हैं हमारे, करंट फैलो लैंड्स और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो लैंड्स क्या होता है, जिसमें कि क्या होता है, 1 साल के अंदर तक, मतलब 1 साल में अगर वहाँ पे कुछ भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ नहीं हुई है तो उसको करंट फैलो बोलते हैं। और दूसरा है हमारा कि जो 1 से लेके 5 साल तक, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है तो उसको अदर देन करंट फैलो बोलते हैं। पांचवा है हमारा नेटसून एरिया। ऐसा एरिया जहाँ पे कि साल में जो है एक बार जो है क्या होती है, एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, तो उसको नेटसून एरिया भी बोलते हैं और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अब आपको पता ही होगा कि जितना भी हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें देखा जाए 93% का जो डाटा है हमारे इंडिया का वो अवेलेबल है, ठीक है, जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है। जैसे कि आप इस मैप में देखें, जितना जो भी ये ग्रीन वाला एरिया है पूरा, ये पूरा हमारा 93% है। कितना, 93%, जिसके पास हमारा पूरा डाटा है, ठीक है, सर्वे कर चुके हैं हम उस डाटा को। जितना भी ये एरिया है जम्मू कश्मीर और ये आसाम वाला, इसके जो 77% है, ठीक है, ये 7% जो है हमारे पास उसका डाटा अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है इसको एक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान और चाइना ने, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, हम इस लैंड को सर्वाइव भी मतलब सर्वे नहीं कर पाते हैं अच्छे से। नेटसून एरिया। अगर देखा जाए कि जो इतनी भी स्टेट है इंडिया में, स्टेट टू स्टेट हम देखा जाए कि कोई स्टेट ऐसी होती है जिसमें ज़्यादातर हमें एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और कोई स्टेट ऐसी होती है यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड पे डिपेंड करता है उनकी। तो 80% जो है हमारा टोटल एरिया वो पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर होता है। कहाँ पे, ये वाला एरिया पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर एग्रीकल्चर 80% यहीं पर ही होता है। और 10% जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये मणिपुर में, मिज़ोरम में, और जो अंडमान
निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर हमें 10% सिर्फ एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि यहाँ की लैंड जो है वो कम फर्टाइल होती है। ठीक है। फॉरेस्ट एरिया, नेशनल फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है जो कि 1950 में बनी थी, 52 में, इसके अकॉर्डिंग जो है 33 फॉरेस्ट जो है हम पूरे जोग्राफिकल एरिया में वो ज़रूरी है। कितने परसेंट? 33%। क्योंकि इससे क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहता है इससे। तो अगर देखा जाए, हम इस डायग्राम में आप देखिए, जो 1960 से 61 में जो टाइम पीरियड है, इसमें जो है हमारा जो फॉरेस्ट वाला पीरियड है वो 18% था। ठीक है। और पर लेकिन अब 2014 और 15 का टाइम देखा जाए तो 23% हो गया, 23.3%। ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है हमारे फॉरेस्ट बड़े हैं, बट लेकिन फिर भी इतनी तेज़ी से नहीं बने हैं। तो कितना अवेलेबल है? 23 है, बट लेकिन होना कितना चाहिए? 33। तो अभी भी पूरा 10% कम है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि 33 फॉरेस्ट एरिया क्यों डिज़ायर्ड है जोग्राफिकल एरिया के लिए। ठीक है। पहला, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर 33% जो है फॉरेस्ट रहेंगे हमारे इंडिया में, तो इससे क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। ठीक है। कोई भी ग्लोबल क्राइसिस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन वगैरह हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितनी भी लाइवलीहुड है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इन पर डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे, क्योंकि वो फॉरेस्ट लोग होते हैं जो वहीं पर रहते हैं, तो उनसे उनका जो काम है वो उनसे ही चलता है, फॉरेस्ट से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का ख़राब हो जाना। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे किस तरीके से लैंड में पूरा सूखा पड़ गया है। तो लैंड डिग्रेडेशन जो है वो काफ़ी सारे फोर्सेस से देखने के लिए हमें मिलता है, जिसमें कि वेदर कंडीशंस भी होते हैं। अगर वेदर में कुछ चेंजेस होते हैं तो इससे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है लैंड में, ड्राफ्ट। ठीक है। ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के भी द्वारा होता है, कि कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि क्या, जो सॉइल की क्वालिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, लैंड जो है पॉल्यूट हो जाता है, तो इस पर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं आगे कि क्या कॉजेज़ हैं इसके। कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, पहला है डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ को काट देना। तो ये जो एक्टिविटी है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये जो एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ जो हैं वो हैं। दूसरा है हमारा ओवरग्रेजिंग। ठीक है। मतलब जो एनिमल्स हैं जिनको इन ऐसे लैंड पर छोड़ दिया जाता है जो कि उनके लिए नहीं होते हैं, तो वो जो है सारा ग्रेज कर लेते हैं घासों को। तो ये जो एक्टिविटी कहाँ मिलती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसकी वजह से क्या है, लैंड जो है वो ख़राब हो जाती है। तीसरा है हमारा ओवर इरिगेशन, मतलब कि खेतों में ज़्यादा पानी देना। ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस तरीके से पाइप छोड़ दिया जाता है कि इसमें पूरा जो है वो पूरा लैंड पर पानी हो जाता है। तो ज़्यादा पानी देने से भी जो है लैंड ख़राब हो जाती है। तो ये जो हमें देखने के लिए कहाँ मिलता है? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। चौथा है हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री से जितना भी डस्ट निकलता है, उससे क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर को पूरा ख़राब कर देता है। फिफ्थ है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन हमें हर जगह देखने के लिए मिलता है, कि हमें वाटर में जो है वो इंडस्ट्री का जो वेस्टेज है, जो भी सामान्स वगैरह हैं, वेस्ट लैंड, ठीक है, उसमें वेस्टेज जो है सारा डाल देते हैं, जिससे क्या है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है हमारा। तो यही है हमारे लैंड डिग्रेडेशन के कारण। अब देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम जो है इसकी सॉल्यूशंस क्या है जिससे कि ठीक हो सके। पहला एफोरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ लगाना। पेड़ जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतने ज़्यादा हमारा लैंड अच्छा होगा। दूसरा है हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मतलब कि जो एनिमल्स है जो ग्रेस करते हैं उनके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, उनको घास चराने के लिए। ये नहीं कि दूसरे लैंड पे जो है वो घास चरें जाके, इससे कि लैंड ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए उनके लिए। तीसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जितना भी वेस्ट लैंड होता है, ठीक है, उसका एक अलग से पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। चौथा है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, जितनी भी माइनिंग इंडस्ट्री होती है जिनसे कि सारा पॉल्यूशन निकलता है, ठीक है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और पांचवा है हमारा प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्री जब बनती है, ठीक है, उसमें जो काम होता है, जितना भी इसका वेस्ट होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद वो उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्चार्ज होना चाहिए। डिस्पोजल मतलब कि उस तरीके से ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि उनको पानी में या फिर कहीं भी फेंका ना जाए, अच्छी तरह से उनको डिस्पोज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। तो इससे क्या है, हमारे सॉल्यूशंस हैं, अगर इनको करेंगे तो हमारी लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारे लैंड की, उसको सॉइल बोलते हैं।
सोइल जो है एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। जितने भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि हम उनको दोबारा वो नहीं बन सकते, बट लेकिन सोइल जो है एक रिन्यूएबल है, बट लेकिन इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सोइल को फॉर्म होने में। ये जो है सोइल एक मीडियम है प्लांट ग्रोथ का, मतलब कि यहाँ पर सोइल पर सारे जितने भी प्लांट है वो इसी पर ग्रो करते हैं। ये सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या, जो प्लांट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है, तो ठीक है, उनको सपोर्ट करता है। ये सोइल में कंसिस्ट होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो काफ़ी सारे जो फॉर्म करते हैं सोइल को, मतलब कि जिससे सोइल बनती है उस वो जो नेचर के काफ़ी सारे फोर्सेस होते हैं उनसे, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज होना, वाटर का रनिंग करना लैंड पर, हवाएं, विंड, ठीक है, ग्लेशियर्स, इन सब से क्या है ये सोइल फॉर्म होती है। क्लासिफिकेशंस ऑफ सोइल, अब हम सोइल्स के बारे में पढ़ेंगे। 6 टाइप की हमारी सोइल है, उनके बारे में हम देखेंगे। पहले है एलोविल सोइल, ठीक है, ये ज़्यादातर हमें देखने के लिए हर जगह मिल जाती है इस टाइप की, ठीक है, आप देख सकते हो पिक्चर में। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोइल है। 40% जो हमारा एरिया है लैंड का वो इससे कवर है, इस वाली सोइल से, एलोविल सोइल से। जो एंटायर मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, जो होता है ना ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हमें एलोविल सॉइल देखने के लिए मिलती है। और जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो ईस्टर्न साइड के प्लेन्स है ना वहाँ पर, जहाँ पे एक डेल्टा है, कौन सा डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा किससे बना हुआ है, जहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर हैं जो जहाँ पर आपस में मिलती हैं, तो उसको बोलते हैं डेल्टाज। यहाँ पे जो है इसमें कंसिस्ट करता है इस सॉइल में सैंड और सिल्ट और क्ले भी, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग देखा जाए इस एलोविल सॉइल के, क्लासीफाई करती है 2 तरीके से। जो कि ओल्ड एलोविल होती है उसको बांगर बोलते हैं, जो न्यू एलोविल सॉइल होती है उसको खादर बोलते हैं, ठीक है। तो ओल्ड और न्यू, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक, लाइम भी होते हैं, जो कि बहुत ही आइडियल माने जाते हैं किसके लिए, शुगर केन और पैडी वीट के लिए। मतलब जो पैडी, शुगर केन, वीट होती है इनसे जो है पोटाश, फॉस्फोरिक, लाइम इसी वजह से ग्रो होते हैं, तो इस एलोविल सॉइल में ये सब कंटेन होते हैं। सेकेंड है हमारा ब्लैक सॉइल, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये इस टाइप की ब्लैक सॉइल होती है। तो ये जो है ब्लैक सॉइल को रैगर सॉइल्स भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल जो है आइडियल है कॉटन को ग्रो करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं। क्यों आइडियल है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसको ग्रोइंग कॉटन भी आइडियल माना जाता है इसका सॉइल का। जो इस सॉइल है ये किससे बनती है, जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं ना, पत्थर, उनको टूट टूट कर, ठीक है, उनको ब्रेक जब होती हैं तो उसी से ये सॉइल बनती है। ये ज़्यादातर हमें महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इसमें जो है अपनी कैपेसिटी होती है जो कि अपनी मॉइस्चर को वो होल्ड करके रखती है ये ब्लैक सॉइल। जो इसमें सॉइल में जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए हमें मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, ये सारे हमें न्यूट्रिएंट देखने के लिए इसमें मिलते हैं। थर्ड है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। ये क्या है, ये रेड भी होती है और येलो भी होती है। तो ये जो रेड है वो इसलिए दिखती है क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। जो रेड सॉइल जो है फॉर्म्ड होती है, जो क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं उनसे टूटकर ये बनती है जब लो रेनफॉल होती है उस एरियाज़ में, ठीक है। ये येलो इसलिए दिखती है क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। जो बोथ सॉइल है रेड एंड येलो दोनों, ये हमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सॉरी, तो यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलती है, कहाँ पर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। फोर्थ है हमारी लेटरेट सॉइल, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसको, लेटरेट सॉइल, ये एक टाइप की ब्राउनिश टाइप सॉइल होती है। ये जो सॉइल है ये डेवलप्ड मतलब बनती है जब हाई रेनफॉल होती है। हाई रेनफॉल कब होती है, जब हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, तब हाई टेम्परेचर होगा, फिर रेनफॉल होगी, तो उस टाइम पर ये सॉइल बनती है। ये सॉइल जो है लेस फर्टाइल होती है, क्यों, क्योंकि इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है इस सॉइल की वो लीचिंग की वजह से उड़ जाती है। मतलब कि जब बारिश आती है तो अपने साथ जो उसकी अपर मोस्ट लेयर है वो चली जाती है। जब लेयर ख़राब हो जाती है तो इस पर हम ज़्यादातर वो कम फर्टाइल होती है। तो ज़्यादातर हमें कहाँ में पाई जाती है सॉइल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और हिली एरियाज़ में। ये जो प्लेस है मतलब सूटेबल है, ठीक है, ये जो प्लेस की सॉइल की जो प्लेस है सूटेबल है क्रॉप्स के लिए, जैसे कि टी, कैश्यू नट के लिए। एरिड सॉइल, ये जो सॉइल्स है ये रेड टू मतलब पहले रेड होती है फिर ब्राउन होती है कलर में। ये सॉइल जो है सैंडी होती है टेक्सचर में और सैलाइन होती है नेचर में, मतलब नमकीली होती है।
ड्राई क्लाइमेट की वजह से ये सॉइल ड्राई होती है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है तो कुछ भी इस तरीके से मतलब मॉइस्चर नहीं हो पाती है ये सॉइल, ठीक है। तो इसमें कम होता है ह्यूमस और मॉइस्चर। जो लो होरिजन है सॉइल का वो एक्यूपाइड होता है, मतलब कि जो लोअर पार्ट होता है इस सॉइल का उसे कांकर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कैल्शियम जिसमें भी इंक्रीज होते हैं वो इकट्ठा होकर कहाँ चले जाते हैं, इस सॉइल में नीचे चले जाते हैं डाउनवर्ड, तो इसलिए वहाँ पे कंकार बन जाते हैं ये। तो ज़्यादातर ये सॉइल कहाँ मिलती है हमें, राजस्थान में। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को, ठीक है, ये भी जितने भी हमारे पेड़ जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं जो कि हमें माउंटेन हिलीज में देखने के लिए मिलते हैं, उसमें ये जितनी भी जो हमारी ये सॉइल होती है उसको बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। तो इसको माउंटेन सॉइल्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर हमें हिली माउंटेन्स में देखने के लिए मिलती है जहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेस्ट अवेलेबल हों। ये जो सॉइल्स है वो लूमी और सिल्टी होती है वैली साइड्स में, मतलब लोअर साइड में, ठीक है। लोअर साइड में ये क्या होती है, लूमी और सिल्टी होती है, और जो अपर साइड होती है वो कोरस होती है ये सॉइल जिसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है, ठीक है, बट लेकिन पोटाश, फॉस्फोरस, लाइम जो कि बहुत ही आइडियल माना जाता है शुगर केन की ग्रो करने के लिए, इसमें वो चीज़ कम होती है। ये क्या सूटेबल है, मतलब ये सॉइल जो है टी और कॉफ़ी के लिए सूटेबल है ग्रो करने के लिए। जो अपर पार्ट होता है माउंटेन्स का इस सॉइल का वो लेस फर्टाइल होता है, ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है इस सॉइल का वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि जब बारिश आती है, ठीक है, यहाँ पर आप रेन लिख लेना, ठीक है, रेन, तब रेन आती है तो ये जो जितने भी फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, तो जितने की जो नीचे का एरिया रहता है वो ज़्यादातर फर्टाइल बन जाता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि काफ़ी सारे कारणों की वजह से जो उसका अपर पार्ट होता है वो सॉइल का वो हट जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि हवा चलती है या फिर जब रिवर का पानी आता है या ग्लेशियर्स का, इसकी वजह से क्या है ये सॉइल जो है वो हट जाती है अपनी जगह से, ठीक है। ये 3 टाइप्स का सॉइल इरोजन होता है। पहला गलीज, ठीक है, ये इस टाइप की जो है खेतों में ऐसे गलीज बनाई दी जाती हैं, ठीक है, और इसमें जो है ये पानी चलता है, तो पानी से जो है ये इसके जो ऊपर का सॉइल है ना, अपर पार्ट होता है सॉइल का, वो उसी वजह से बह जाता है। दूसरा है हमारा शीट इरोजन, ठीक है, जब ये रिवर का पानी, ग्लेशियर्स का पानी आता है उसकी वजह से जो है ये सारा सॉइल अपने साथ ले जाती है रिवर्स। तीसरा है हमारा विंड इरोजन, जब हवा चलती है, आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, जब हवा चलती है किस तरीके से सारी ये सॉइल जो है वो उड़ जाती है। और जो है कुछ डिफेक्टिव मेथड्स होते हैं फार्मिंग के, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उससे जो है लैंड ये ख़राब हो जाती है। अब सॉइल को कंजर्वेशन करने के लिए क्या मेथड है, ठीक है, अभी तक हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा था, अब सॉइल को कंजर्वेशन करने के लिए मेथड देखेंगे हम। पहला है कंटर प्लगिंग। आप इस पिक्चर में देखिए, कंटर प्लगिंग में क्या होता है, इस टाइप से एक लाइन बना दी जाती है छोटी छोटी सी, ठीक है, तो इसमें क्या है इजीली जो है पानी फ्लो हो सकता है यहाँ से, ठीक है। दूसरा है हमारा टेरेस कल्टीवेशन। ये इस तरीके से टेरेस जीने से बना दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है जो फर्टाइल एलिमेंट्स हैं वो नीचे न जा पाएँ, ठीक है, जो फर्टाइल एलिमेंट्स हैं वो ऊपर भी रह पाएँ, क्योंकि अगर नीचे चले जाता है तो नीचे का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, अगर ऊपर फर्टाइल एलिमेंट्स नहीं रह पाते तो वहाँ पर लेस फर्टाइल होता है, जिससे कि दोनों जगह पर फर्टाइल रहे, तो इस तरीके से यहाँ पर टेरेस बना दिए जाते हैं। जो स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये हमारा तीसरा मेथड है। इसमें क्या होता है, जिससे कि जो ये सॉइल है वो उड़ ना पाए हवा की वजह से, तो यहाँ पे क्या करते हैं इस टाइप से ये जो है बड़े बड़े जो ये घास हैं, प्लांट हैं, ये लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हवा ना जा पाए। और शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, ये बीच में काफ़ी सारे एरिया छोड़ दिया जाता है और साइड में इसके काफ़ी बड़े बड़े, यहाँ पर तो छोटे छोटे लगाए गए हैं, इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े जो हैं वो प्लांट लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जो हवा आए तो इन पेड़ों की वजह से हवा वहीं पर रुक जाए और इस सॉइल तक पहुँच ना पाए। तो ये हमारे सॉइल को कंजर्व करने के लिए मेथड। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।